गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल NS एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हमारा देश ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसका नाम तो हर लोग जानते हैं, कोरोना। और इस समय सभी लोग लॉकडाउन के अंतर्गत अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान शिक्षा जगत के अंतर्गत विद्यार्थियों का अध्ययन काफी हद तक प्रभावित है। तो उन सभी विद्यार्थियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहें, जितना हो सके खुद से भी करें या किसी हेल्प बुक अदर चीज का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जीवन में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि निरंतरता एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी, मैं छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक बार एक मनुष्य ने वक्त से पूछा, वक्त यानी समय से पूछा कि ऐ वक्त, मैं हमेशा सुनता हूं कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत शक्तिमान है, समय बहुत मूल्यवान है, समय से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है जो तुमसे शक्तिमान कोई है, तुमसे मूल्यवान कुछ नहीं है? क्या है ऐसा तुम में? तो समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐ मनुष्य, तू हमारी सफलता का राज जानना चाहता है तो सुन, मैं तुम्हें अपनी सफलता का राज बताता हूं। चाहे दिन हो या रात हो, चिलचिलाती धूप हो या जोरों की बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं कभी नहीं रुकता, मैं निरंतर चलते रहता हूं। ऐ मनुष्य, तू भी मेरी तरह चलना सीख जा, कभी नहीं हारेगा। तो जीवन में अगर हम भी निरंतर चलते रहें तो निश्चित तौर पे हम सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। एक इससे जुड़ी हुई अन्य कहानी जो आपने बचपन से सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश कछुए की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ने वाला प्राणी था, फिर भी वो हार जाता है और कछुआ विजयी होता है। क्यों? क्योंकि कछुआ निरंतर चलते रहता है। ठीक है, तो 10वीं कक्षा से रिलेटेड एक अध्याय का स्टडी करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा कि समीकरण क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि समीकरण का अध्ययन आप पहली बार करेंगे, समीकरण आपके लाइफ में पहली बार आया है। समीकरण जो है 6 क्लास 7 क्लास से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते चलूंगा। समीकरण जो है चर और अचर संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है, जो इक्वल यानी बराबर चिन्ह द्वारा जुड़ा होता है, और इसके LHS यानी बायां पक्ष और RHS यानी दायां पक्ष, दोनों पक्षों का मान सदैव बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, चर क्या होता है ये?
चर क्या होता है, अचर क्या होता है? तो चर वह संख्या अथवा राशि होती है जिसका मान सदैव बदलते रहता है, अस्थायी नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर जिसका मान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, वो चर कहलाते हैं। और इसे हमेशा अक्षरों के द्वारा निरूपित की जाती है, जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, ए बी सी, ये सब क्या हुए? चर हुए। और अचर वैसे संख्याएं हुए जिनका मान फिक्स होता है, अस्थायी होता है, निश्चित होता है, वो अचर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आएगी रैखिक समीकरण। क्या होता है रैखिक समीकरण? तो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण का स्वरूप होता है जिसमें चर के घात होता है, एक होता है। चर का घात सदैव एक होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो है रैखिक समीकरण का ही स्वरूप है। लेकिन इसमें कितने चर हैं? एक्स को अगर चर मानते हैं तो एक चर में ये रैखिक समीकरण है। और हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे इसमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ही होता है पेयर्स यानी जोड़ का अध्ययन करना है। पहले जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी तथा सी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। ए बी सी जो है चर नहीं है, वे वास्तविक संख्याएं हैं। और साथ ही ए तथा बी दोनों एक साथ शून्य के बराबर न हो। ये जो समीकरण का स्वरूप होगा जिसमें ए और बी एक साथ शून्य के बराबर नहीं होंगे, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये शून्य के बराबर नहीं होंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये समीकरण जो है रैखिक समीकरण क्या होता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा यानी पेयर्स। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या स्वरूप होता है, उनका व्यापक रूप क्या होता है? तो यहां हमने शो किया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो होता है रैखिक समीकरण युग्म का स्वरूप होता है, उनका व्यापक रूप होता है। ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म, इसका परिचय हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो चलिए, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, मुख्य रूप से उनको हल करने की दो विधियां हैं। पहला ग्राफीय या आलेखीय या ज्यामितीय विधि। ठीक है। इसे तीन नामों से जाना जाता है, ग्राफीय विधि कहा जाए, या आलेखीय विधि कहा जाए, या फिर ज्यामितीय विधि कहा जाए। ठीक है। और सेकेंड होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है। पहला ग्राफीय, आलेखीय या ज्यामितीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन प्रमुख विधियां हैं जिसकी सहायता से हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें एक चर के राशि को दूसरे चर में परिवर्तित कर उनके मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके और हम समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। ठीक है। और दूसरा विधि है विलोपन विधि। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत दूसरा विधि है विलोपन विधि। इस विधि के अंतर्गत एक चर को विलुप्त कर हम लोग समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लाते हैं और उस समीकरण में के अंतर्गत एक चर का मान प्राप्त करके दूसरे समीकरण में रखकर हम उस दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा विधि जो है वज्र गुणन विधि। तीसरा विधि कौन सा है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीसरा विधि है, जिसका अध्ययन लोग बारी बारी से अलग अलग अध्यायों में करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है इस
रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं जो मुख्य रूप से इस चैप्टर से संबंधित है। इस चैप्टर के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो है कब अनंत हल होते हैं, कब अद्वितीय हल होता है और कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय समीकरण का कोई हल नहीं होता है। कब जो है ग्राफ खींचने पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कब रेखाएं समांतर होती हैं और कब कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट कंडीशन है यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जैसा कि पीछे हमने बताया था कि समीकरण युग्म का स्वरूप A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। तो उसी प्रारूप को लेते हुए यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये कब होगा? जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो क्या होता है? समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म में संगत होंगे और ग्राफ खींचने पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये तुम पहले से भी जानते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि रैखिक जो समीकरण होता है उसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है, यानी एक सीधी रेखा होता है। ठीक है। और जब यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कंडीशन A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो ग्राफ खींचने पर इसी स्वरूप में ग्राफ प्राप्त होता है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो क्या किया जाएगा? तो समीकरण युग्म के अनंत या अपरिमित हल होंगे, यानी अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म में क्या होगा? संगत होगा और ग्राफ खींचने पर रेखाएं क्या होगी? संपाती। संपाती का मतलब संपाती या आश्रित भी कहा जाता है। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी, मतलब कि अगर एक रेखा ऐसे खींचा जाता है तो दूसरे समीकरण के लिए रेखा खींचा जाएगा तो वो भी रेखा इसी रेखा के ऊपर आश्रित होगी, उसे ही कहा जाता है संपाती। ठीक है। थर्ड कंडीशन यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है। यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है। समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। और यदि उनका ग्राफ खींचा जाता है उस कंडीशन में दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर यानी कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी? समान होगी। ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो इनका कोई हल नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये था अब तक जो है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। और ये चीज और याद रखिएगा, ये जो कंडीशन है ज्यामितीय विधि के अंतर्गत जब हम समीकरण का हल प्राप्त करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत ही सिर्फ समीकरण का हल प्राप्त किया जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन अलाउ होते हैं तो उस समय समीकरण को सोल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि ये उनका अपरिमित हल होगा या कोई हल नहीं होगा। वहां तक पहुंचने के बाद उसको स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन कंडीशन अगर ये अलाउ होता है, यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 तो उस कंडीशन में हम समीकरण का हल करेंगे। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3.3, क्योंकि 3.1 और 2 में हम ग्राफ पढ़ने हैं तो ग्राफ का स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। पहले बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर 3.3 में है। 3.3 के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि से कैसे जो है समीकरण का हल किया जाएगा, उसका हल कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसका स्टडी हम लोग करेंगे। विद्यार्थी से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन सारे कॉन्सेप्ट को वीडियो को पॉज करके और उन्हें नोट करते जाएंगे।
या फिर ऐसा भी हो सकता है वीडियो को डाउनलोड कर लें और यथासंभव जब चाहे उसको देख करके अपना नोट करते चलेंगे, ताकि उनको इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर बाय कॉल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमने ये बोला कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या कौन सी विधि पढ़नी है हमें? प्रतिस्थापन विधि। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 हुआ, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 हुआ। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 किस विधि से हल करना है हमको? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हमें हल करना है, तो इस विधि के अंतर्गत हम किसी एक समीकरण को लेकर चलते हैं, चाहे एक को लेकर चले या फिर दो को लेकर चले, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी वे में लगे। अब किसी समीकरण को ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि हम दो को ही लेकर चलेंगे या फिर एक को ही लेकर चलेंगे, जो हम चाहें उसे लेकर चल सकते हैं। जैसे हम समीकरण किसको लेकर चले हैं? 2 को। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। समीकरण 2 जो है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये माइनस वाई जो है समीकरण के नियमानुसार जब हम इक्वल क्रॉस करते हैं तो प्लस जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, गुना रहेगा भाग हो जाएगा, भाग रहेगा वो गुना हो जाएगा जब भी हम इक्वल को क्रॉस करते हैं। तो यहां ये जो माइनस वाई है जब इक्वल क्रॉस करेगा तो पहले से यहां 4 है, 4 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया, ठीक है। और इसके बाद याद रखने वाली चीज है कि यदि हम समीकरण 2 को लेकर चले हैं तो इसका मान हमें किस में रखना होगा? 1 में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 को लेकर चले और 2 ही में रख ले, तो फिर समस्या में पड़ जाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समीकरण 2 को लेकर चले तो मान रखना होगा 1 में, अगर 1 को लेकर चलते हैं तो मान रखना होगा 2 में, ठीक है। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 हमें यह बता रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी x जोड़ y बराबर 14, ये जो है समीकरण 1 है हमारा। अब जो है x का वैल्यू हमको पता है, x का मान पता है 4 प्लस वाई, तो x जो है x के जगह पर हम रख देते हैं 4 प्लस वाई, ठीक है। 4 प्लस वाई और इसके बाद प्लस वाई है तो यहां पे उतार देते हैं, प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। अब ये जो है चर है y प्लस वाई, तो y और प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y, और ये प्लस 4 है। ऐसा हम लोग करते हैं समीकरण बनाते समय, चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड, ठीक है, करते हैं। तो ये प्लस 4 जो है अचर है, इसको RHS में देखते हैं, तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, प्लस है तो इक्वल क्रॉस करेगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। पहले से 14 है, अब माइनस कितना हो गया? 4, तो 2y इक्वल टू 14 में से 4 घटे कितना आएगा? 10, 2y इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब यहां देखते हैं 2 क्या है? अच्छा है, तो इसको भी इक्वल की उस तरफ ले जाएंगे, तो ये 2 और y में क्या रिलेशन, क्या संबंध है? तो ये गुना का संबंध है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? गुना का संबंध है। तो बराबर जब क्रॉस करेगा तो बाटा यानी भाग में आएगा, तो y इक्वल टू 10 बाटा में 2, बाटा में 2 से 10 कट गया कितने बार में? 5 बार में, y इक्वल टू आ गया 5, y का मान हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें एक और चर x का मान चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां आप किसी में मान रखने के लिए डिपेंडेंट है, यानी आप चाहे तो 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये समीकरण 1 है हमें, तो y के जगह पर क्या रख देते हैं हम? 5, क्योंकि y का मान में कितना प्राप्त हुआ है? 5, तो x प्लस 5 बराबर 14, ये प्लस 5 है बराबर के इस तरफ जाएगा, क्या होगा? माइनस 5, 14 माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 कितना आ गया? 9, तो हमें x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, यानी समीकरण का हल हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। आप चाहें तो इस समीकरण को हम यहां 2 को लेकर चले हैं, 1 को लेकर चल सकते हैं, और हम चाहेंगे आप सब लोग अपने घर पे इस पर प्रैक्टिस करें,
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए और इसको भी एक बार समीकरण 1 को लेकर चले, उसका मान भी 2 में रखें और जिस प्रोसेस से ये मैथ बना उसी प्रोसेस से इसी को, ठीक है, इसी को समीकरण 1 को लेकर 2 में रखना है मान और इसके बाद बनाना है। इसके आगे भी क्वेश्चन अगर खुद से बनता है तो बनाना है, ठीक है। आगे की जो है वीडियोज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।